अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस का पहला मैकेनिज्म का रिएक्शन किया था, लाइट रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूवर्स आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। डार्क रिएक्शन, इसका दूसरा नाम होता है कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन इसलिए से बोला जाता है क्योंकि ये रोशनी की गैर मौजूदगी में अक्कर हो रहा होता है। इसमें रोशनी बराह रास्त इस्तेमाल नहीं हो रही होती, यानी इसमें डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व नहीं होती। सबसे पहले हम कैल्विन साइकिल की डेफिनेशन की तरफ आएंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है कि द साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन, कि ये एक साइक्लिक सीरीज होती है रिएक्शन की, जिसमें रिएक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हो रहा होता है, जो कि बहुत से रिस्पेक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उनके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है। फिक्स करके हमने शुगर बनानी है डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और इसमें शुगर के मॉलिक्यूल हमने बनाने होते हैं। तो इसके बाद इसकी अकरेंस है कि डार्क रिएक्शन वाक़या कहाँ होता है। जिस तरह हमने पीछे देखा था, जो लाइट रिएक्शन था वो क्लोरोप्लास्ट के थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर अकर होता है। तो जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है। यानी ये डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होगा। अकरेंस के बाद हम इसकी डिस्कवरी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले मेलविन और कैल्विन दो साइंटिस्ट थे जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के थे। मेलविन और कैल्विन थे। इन्होंने डार्क रिएक्शन डिस्कवर किया सबसे पहले, और इसी कारनामे की बुनियाद पर उन्हें 1961 के अंदर नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। अब देखते हैं इसकी इक्वेशन को, क्योंकि हमने देखा है डेफिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है, जिसके बाद शुगर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। 3 मॉलिक्यूल हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लेने हैं। इसमें NADPH के मॉलिक्यूल हैं 6, 9 ATP के मॉलिक्यूल हैं जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाए थे। यानी लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH जो बनी थी वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं जिससे हमें शुगर के मॉलिक्यूल मिलते हैं। NADPH के जो मॉलिक्यूल होते हैं, 6 NADPH के मॉलिक्यूल से 6 NADP के मॉलिक्यूल बनते हैं। जो हाइड्रोजन होती है ये रिडक्शन के फेज़ में इस्तेमाल हो जाती है। उसके बाद 9 ATP के मॉलिक्यूल हैं जिनसे 9 ADP मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी इनसे 9 हमने फास्फेट को निकाल देना है। जब फास्फेट हर मॉलिक्यूल से निकल जाएगी, ATP की जगह क्या बन जाएंगे, ADP के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। आगे इसके हम स्टेप्स की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, दूसरा रिडक्शन फेज़ है, तीसरा जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डार्क रिएक्शन में 3 फेजेस होती हैं। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरा होता है इसमें रिडक्शन फेज़ होती है, और तीसरी होती है रिजनरेशन फेज़। अब हम डार्क रिएक्शन के पहले फेज़ की तरफ आते हैं जो कि है कार्बन फिक्सेशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के हमने 3 मॉलिक्यूल फिक्स करने हैं। 3 मॉलिक्यूल इसलिए फिक्स करते हैं क्योंकि इससे हम 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट कर सकते हैं। इधर से एक प्रिकर्सर इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं राइबोलोज बिसफास्फेट। 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है राइबोलोज बिसफास्फेट, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दोनों जो एंड वाली कार्बन्स हैं उनके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। तो 3 मॉलिक्यूल बनते हैं 6 कार्बन वाले जो कि अनस्टेबल होते हैं, जो बनने के फौरन बाद ही टूट जाते हैं। यानी जब ये 5 कार्बन वाला राइबोलोज बिसफास्फेट 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं 6 कार्बन वाले कंपाउंड के, जिसके दोनों साइडों पे 2 फास्फेट अटैच होते हैं। इसलिए हम कहते हैं इसे फ्रैक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है जो बनने के फौरन बाद ही टूट जाता है। क्योंकि 6 कार्बन वाला कंपाउंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है तो ये फौरन 3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं 3 फास्फोग्लाइसरेट। इसके जो एंड वाला कार्बन होता है, कार्बन नंबर 3, इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड दरमियान से टूट जाता है। तो इस सूरत में 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे और वो बनते हैं 6। और इन
दोनों साइडों पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे एंडिंग पे फास्फेट अटैच है और इसके एंडिंग पे फास्फेट अटैच है, इसलिए कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट अटैच होगा और बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मुकम्मल होती है। इसके बाद फेज स्टार्ट होती है रिडक्शन फेज। अब चलते हैं हम, उसकी दूसरी फेज़ है जो कि है रिडक्शन फेज़। इसमें हमने रिडक्शन करनी है। तो इसकी शुरुआत में क्या होता है कि जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज़ में 3 कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कंपाउंड बनाया था, उसमें एटीपी का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे शामिल होगा। इससे हम 6 फास्फेट, क्योंकि 6 एटीपी के मॉलिक्यूल इसमें शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ से हम 6 फास्फेट निकालेंगे और इससे बन जाएगा हमारे पास 6 मॉलिक्यूल एडीपी के। अब ये जो 6 फास्फेट बने थे वो 6 फास्फेट इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड यानी 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के साथ अटैच होते हैं। तो इससे हमारे पास बनता है 1,3-bis-फॉस्फोग्लाइसरेट, यानी इस साइड पे भी फास्फेट अटैच हो गया और इस साइड पे भी फास्फेट अटैच हो गया। पहले 6 फास्फेट तो हमारे पास मौजूद थे जो एक साइड पे लगे हुए हैं, जबकि जो दूसरे हमें फास्फेट मिले एटीपी से वो दूसरी कार्बन के साथ एक साइड पे अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास आता है 1,3-bis-फॉस्फोग्लाइसरेट। 1,3-bis-फॉस्फोग्लाइसरेट के बाद रिडक्शन फेज़ का मेन मरला यही होता है जिसमें NADPH को हमने रिड्यूस करना होता है। रिडक्शन की मेन फेज़ होती है जिसमें NADPH को हमने शामिल करना है। जो NADPH का मॉलिक्यूल होता है ये हमें इलेक्ट्रॉन देता है। जब 1,3-bis-फॉस्फोग्लाइसरेट इलेक्ट्रॉन लेगा यानी रिडक्शन करेगा और इसके दौरान इससे 6 फास्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं, यानी एक साइड वाले यहाँ से हमने फास्फेट निकाल दिए, तो उस वक्त जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है जिसके सिर्फ एक साइड पे फास्फेट अटैच होता है और वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बने हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के दरमियान में एक फेज़ शामिल होता है जो फर्स्ट ईयर की बुक में यहाँ दिया गया नहीं है। अब क्योंकि ये सारा प्रोसेस स्ट्रोमा के अंदर और होता है, लेकिन जब शुगर के मॉलिक्यूल बनते हैं तो उन्होंने साइटोसोल के पास जाना होता है। तो साइटोसोल की तरफ जाते हुए जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ये डायरेक्ट साइटोसोल के अंदर नहीं जा सकता, तो ये एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, उसमें तब्दील होता है। उसमें तब्दील होने के बाद फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड में तब्दील होगा, फिर साइटोसोल के अंदर जाके शुगर का मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, 6 मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बन चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के रह गए हैं। जो एक मॉलिक्यूल था यानी एक ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट का जो मॉलिक्यूल था वो इसी रिडक्शन फेज से बाहर निकल जाता है साइटोसोल के अंदर, और यही एक मॉलिक्यूल जो यहाँ से निकला था यानी 6 मॉलिक्यूल थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकलेगा और वही मॉलिक्यूल इसी डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, जिनमें स्टार्च भी शामिल होता है, सेलुलोज भी शामिल होता है और ग्लूकोज भी शामिल होता है। अब क्योंकि एक निकल गया था, बाकी आपके पास बचते हैं 5 मॉलिक्यूल बचते हैं 3 कार्बन वाले, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट के आपके पास 5 मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये 5 मॉलिक्यूल इस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे पास इब्तदा में इस्तेमाल होने वाला प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी 5 कार्बन वाला राइबोलोज बिस फास्फेट रिडक्शन की फेज़ में शुगर का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो रिडक्शन की फेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आगे रिजनरेशन की फेज स्टार्ट होती है जिसमें हमने रिजनरेट करना होता है वही मॉलिक्यूल यानी जो प्रिकर्सर के तौर पे इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए। तो 5 कार्बन वाला जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था वो अपने आप को इस तरह ऑर्गेनाइज करता है कि हमारे पास राइबोलोज बिस फास्फेट का मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए हमारे पास सिर्फ इसके इधर फास्फेट एक ही अटैच है, तो क्या होगा कि इधर से 3 ATP आते हैं, वो 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल देंगे। तो इस दौरान ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर। ये फास्फेट के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं इसी 3 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ जो 5 मॉलिक्यूल है, और अपने आप को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे पास राइबोलोज बिस फास्फेट बनता है, यानी 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है और उसके दोनों साइडों पे
फास्फेट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रेबुलोज बिसफास्फेट। जब रेबुलोज बिसफास्फेट है, इस सारे प्रोसेस में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को प्रोटीन जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती है, ये प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। और इसके साथ साथ अगर कहा, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन में से एक होती है। इस तरह हमारे रिजनरेशन की फेज़ भी इख्तिताम को पहुंची है। अच्छा, इसका मैं एंडिंग पे आपको थोड़ा सा शार्ट रिव्यू दे देता हूँ। पहले इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एक साइक्लिक सीरीज़ होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फिक्स करना होता है और शुगर के मालिक्यूल हमने जनरेट करना होता है। और इसमें हम ATP और NADPH इस्तेमाल करते हैं जो लाइट रिएक्शन में हमने प्रोड्यूस की थी। यानी इसमें लाइट डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होती, लाइट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जो कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बने थे वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर वाक़या हो रहा होता है। इसके बाद इसकी डिस्कवरी है जो मेलवन और कैल्वन दो थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैल्वन साइकिल को डिस्कवर किया था और इसी बुनियाद पे इन्हें 1961 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। ये इसकी इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहे हैं, NADPH और ATP हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी दौरान कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल खारिज हो रहे हैं, साथ NADP और ADP के मालिक्यूल खारिज हो रहे हैं और साथ फास्फेट भी निकल रही है जो कि इधर इस्तेमाल होती है। इसकी 3 फेज़ होती हैं, कार्बन फिक्सेशन है, रिडक्शन फेज़ है और रीजनरेशन है। तो पहली जो स्टेप थी हमने पढ़ा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फिक्स किया। फिक्स करने के बाद जो एंडिंग पे हमारे पास 3 कार्बन मालिक्यूल बना है, 3 फास्फोग्लाइसरेट बना है। उसके बाद रिडक्शन फेज स्टार्ट होती है। रिडक्शन में NADP रिड्यूस होती है और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का मालिक्यूल निकलता है और उसके बाद रीजनरेशन में हमारे पास प्रिकर्सर के तौर पे रेबुलोज बिसफास्फेट का मालिक्यूल आ जाता है। हमारा ये डार्क रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आ गई है तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।